संवत 1923 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी के दिन प्रादुर्भूत हमारे विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी जन्म लेते हैं और जयपुर राजघराने के राजीव लोचन झा जी के दत्तक पुत्र के रूप में जयपुर आते हैं और अपने आचार्य प्रातः स्मरणीय शिव कुमार शास्त्री जी के वैदुष्य से निपुण हो चुके, अन्य विद्वानों से भी सभी प्रकार की कुशलता प्राप्त कर चुके ओझा जी ने वैदिक वेद में जो विज्ञान की स्थापना है, वेद में जो विज्ञान के जो बाद हैं, उनकी तो प्रतिष्ठा की ही, उसमें जो ऐतिहासिकता थी उसका भी उन्होंने सप्रमाण स्थापन किया। क्योंकि उससे पहले जहां वैदेशिकों ने भी कहा कि वेद नहीं, इतिहास नहीं, आर्य समाजी विद्वानों ने भी कहा कि वेद में जब वेद अपौरुषेय है तो उसमें इतिहास की कल्पना कैसे हो सकती है। एक बार जब आर्य समाज के ही अनुयायी पंडित सातवलेकर साहब ने कह दिया कि वेद में इतिहास की कल्पना हो सकती है, तो उनको विद्यालंकार जैसे विद्वानों ने उनकी निंदा की थी। इन तमाम चुनौतियों के रहते हुए वेद में इतिहास तत्व की और विज्ञान तत्व की स्थापना करने के लिए पंडित जी ने, ओझा जी ने बड़ी युक्ति से, बड़ी ही विद्वत्ता और तार्किकता के साथ यह स्पष्ट किया कि वेद अपौरुषेय है और जब ईश्वर स्वरूप है तो ईश्वरत्व तो त्रिकालदर्शी होते हैं, तो क्या यह भूत वर्तमान और भविष्यत की बात नहीं जान सकते हैं। और इसी इंद्र विजय में उन्होंने जो इतिहास और विज्ञान के तथ्यों के साथ जो समन्वय स्थापित किया है वो एक चमत्कारिक प्रयोग है। उन्होंने बहुत वेद के क्षेत्र में, पुराणों के क्षेत्र में हमारी जो मूर्ति पूजा है उन सब के बीच में ऐसा समन्वय स्थापित करना चाहा था कि एक भारतवर्ष जो पहले जो दिव्य गौरव पर था, उस गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए इनका संकल्प उजागर हो रहा था। उनके मन में उनका जो शोध कार्य था, उन शोध कार्य को उन्होंने 12 भागों में बांटने का प्रयास किया था। इन क्षेत्रों में कार्य करना है। उनके ये थे कि विज्ञानेतिवृत्तवाद, सदसदवाद, रजोवाद, व्योमवाद, अपरवाद, आवरणवाद, अंभोवाद, अमृत मृत्युवाद, अहोरात्रवाद, दैववाद, संशयोच्छेदवाद, सिद्धांतवाद, इन उपक्रमों को में ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने कुछ कार्य किए। उसी में भारतवर्षीय आर्योपाख्यान जो उनका एक लक्ष्य था, उसी भारतीय आर्योपाख्यान को निमित्त मान करके इंद्र विजय नामक ग्रंथ की रचना की। अब यह ग्रंथ जो है 5 प्रक्रमों में विभक्त है। जो पहला प्रक्रम है वो भारत परिचयाख्य नाम का है, प्रथम प्रक्रम है। अब ये इनकी पहली स्थापना है कि दिव्य त्रिलोकी है, उसके बाद में मनुष्य त्रिलोकी है, भौम त्रिलोकी है, देव त्रिलोकी है और भौम त्रिलोकी है। अब ये भारतवर्ष जो है भौम त्रिलोकी के अंतर्गत आता है। फिर इनकी मान्यता है कि भारतवर्ष के जो नाम है, यहां तक कि हिंदुस्तान आदि नाम को भी इन्होंने बहुत ही सुसंगत ढंग से सिद्ध किया है। उसी तीसरा प्रसंग सीमा प्रसंग आता है। जैसा कि हमारे अनुज कल्प त्रिपाठी जी ने बड़ा सुंदर से कहा, पौरस्त्यम पाश्चात्यम भारतवर्षम द्विधा कृतम भवति अनयोरस्ति विभाजक ये सनदः सिंधुरिति विद्यात्। भारतवर्ष
पौरस्त यानी पश्चिमी भाग और पौरस्त यानी पूर्वी भाग, पाश्चात्यम पश्चिमी भाग के रूप में द्विधा दो तरह से बांटा गया है। इन दोनों के बीच में यह सिंधु नद जो है विभाजक रेखा है। और इन्होंने पूर्वी सीमा के रूप में कहा वो फार्मोसा, जिसे आज ताइवान कहते हैं। प्राच्याम दिशतु समुद्रे यो देश फार्मोसाख्य भारतवर्षस्या सीमा भारतवर्षस्यैषा सीमा पूर्वास्ति पूर्वस्य यच्च विलुच्चुस्थानम यपगानस्तान मध्य यद ब्रुवते ईरान देश एवं मेसोपोटामिया देश। ये जो उनका है स्थापन है, अंत में वो कहते हैं इसमें कि चीन समुद्रारब्धम रक्त समुद्रांत मिश्रिते यदिदम भारत वर्षम तत्र च हेतव एते प्रदर्श्यन्ते। माने फार्मोसा ताइवान से लेकर के पश्चिम में लाल सागर तक जो फैला हुआ जो भारतवर्ष है, इसके प्रमाण के रूप में 14 प्रमाण हैं। आगे इन 14 प्रमाणों पर वार्ता होगी, लेकिन हमारा जो प्रसंग है वो सीमित यह है कि जो त्रिपुर आख्यान है 10वां प्रमाण है, उस 10वें प्रमाण को लक्ष्य रखकर कुछ कहने की आवश्यकता है। अब ये जो हमारा जो भारतवर्ष है, इसके 2 भाग हैं, पूर्व भाग और पश्चिम भाग। एक और जहां उसे पूर्व भाग को आर्यावर्त कहते हैं, हमारे आचार्यों ने कहा भी है, और पश्चिम को आर्यायन कहते हैं। फिर एक नाम यह भी आया कि पूर्व भारत को ऐन्द्र भारतवर्ष कहा जाए और पश्चिम भारतवर्ष को वारुण भारतवर्ष कहा जाए। अब यहां जो मुख्य प्रसंग जो आया, त्रिपुरा शीति काव्य। अब ये त्रिपुर की जो व्यवस्था है पुराणों में, अपने वैदिक ग्रंथों से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथों में, मत्स्य आदि पुराणों में त्रिपुर को लेकर के, त्रिपुरासुर को लेकर के बहुत सारे आख्यान आए हुए हैं। और हमारे विद्या वाचस्पति परम पूज्य मधुसूदन ओझा जी ने बड़ी वैज्ञानिकता और तार्किकता के साथ इन तथ्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। उसमें एक जो बात आती है कि पश्चिम में भूमध्य सागर के आसपास असुरों का एक वर्ग प्रवृत्त हुआ, प्रसिद्ध होने लगा। उसमें मैं नाम का असुर प्रवृत्त हुआ, और उसी मैं में एक त्रिपुर नाम का राक्षस हुआ। त्रिपुर नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में ओझा जी कहते हैं इसके पास में कोई बहुत पुष्ट प्रमाण नहीं आती है, प्रमाण नहीं मिलते हैं, किंतु एक बात कह सकते हैं कि इन्होंने 3 पुरियों का निर्माण किया। इस कारण से इनका त्रिपुर नाम होना समीचीन प्रतीत होता है। अब ये त्रिपुर में ऐसी लौह नगरी, राजती नगरी, चांदी की नगरी और सुवर्णमयी नगरी, सोने की नगरी ये बनी। मैं जो पहले कही हुई बात है उसका विश्लेषण न करते हुए इन त्रिपुरों का, इन 3 पुरियों का जो वैशिष्ट्य था वो मैं थोड़ा करना चाहता हूं कि एक उस समय जो स्थापत्य कला थी उसका वैशिष्ट्य यहाँ पर है। ये आयसी पुरी हो, चाहे राजती पुरी हो या सुवर्णमयी पुरी, सौवर्णी पुरी हो, तीनों अधुनातन आजकल जिस प्रकार से हम रेडीमेड कोई सामान ले जाते हैं, कहीं तंबू गाड़ देते हैं, कहीं नगर बना देते हैं, उस तरह से वे नगरी बनाई जाती थी। तो वहां पर अलग अलग
संयोजक तथ्यों के संयोजक पदार्थों के माध्यम से उनकी पट्टियां होती थी, उन पट्टियों को जोड़ देने वाले लौह स्तंभ अलग होते थे, उनकी पट्टियां अलग होती थी, और जब चाहे तब उसको निकाल सकते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर सकते थे। उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह आया कि इन नगरियों का, इन त्रिपुरों का निर्माण जो है पुष्य नक्षत्र के योग में होता था, और वे आकाश में जो बने विचरण करते थे, और पुष्य योग आने पर वे तीनों नगरियां जो है आपस में मिल भी जाती थी। अब तीनों नगरियां इतनी दुर्भेद्य थी, इतनी अभेद्य थी कि कोई भी शत्रु उसे भेदन नहीं कर सकता था। इसलिए वे सारे के सारे जो हैं वो असुर थे, उस पर देवताओं को उत्पीड़न देते थे, उन पर आक्रमण करते थे और उनको पराजित करते थे। लेकिन उन त्रिपुरियों को नष्ट करने के लिए एक उपाय था। उपाय क्या था कि जब पुष्य योग, जिस पुष्य योग में उन त्रिपुरियों का निर्माण होता था और उनकी अभेद्यता सिद्ध होती थी, उन्हीं पुष्य योगों में यदि कोई वीर पुरुष एक ही धनुष से उन तीनों पुरियों का भेदन कर दे, तो वे तीनों पुरियां ताश के पत्तों की तरह भड़बड़ा जाएंगी, गिर जाएंगी। और जब उनका दुर्दांत आक्रमण सर्वत्र होने लगा, ओझा जी ने बड़े ही प्रमाण के साथ, बड़े ही पौराणिक और स्रोत वैदिक प्रमाणों के साथ सिद्ध किया। हम सब जानते हैं, संस्कृत के छात्र हैं, कि शंभु ने, भगवान शिव शंकर ने, इसलिए भगवान शिव शंकर का एक नाम त्रिपुरारी है। ये त्रिपुर जो है, मैं तो जो है, एक जहां ये त्रिपुर जो है, ये माने वैज्ञानिक तथ्यों के प्रतीक हैं, वैज्ञानिक, वहीं पर ये ऐतिहासिक भी हैं और पौराणिक भी हैं। तो भगवान शंकर ने अपनी सेना के माध्यम से, जिसमें सेना के माध्यम से इन त्रिपुरा का वही छिद्र था, छिद्र करके इन तीनों पुरियों को विनष्ट कर देते हैं, और इन तीनों पुरियों का स्वामी फिर इंद्र को बना दिया जाता है। और इसीलिए इंद्र विजय जो इस ग्रंथ का नाम है, उनका वहां पर अभिनंदन होता है, और अभिनंदन के कारण ही हम उनको, इंद्र देवताओं के भी स्वामी है, इंद्र भी प्रतीकात्मक हैं, कई अर्थों में, विज्ञान के अर्थों में भी इनका प्रयोग होता है, और देवताओं के राजा के रूप में भी होता है। और इसमें स्वराट, सम्राट, इन शब्दों को लेकर के भी कभी वरुण को स्वराट कहा गया है, कभी इंद्र को स्वराट कहा गया है, कभी वरुण को सम्राट कहा गया है, कभी इंद्र को सम्राट कहा गया है। और इन प्रसंगों का माने विज्ञान की दृष्टि से और भी इतिहास की दृष्टि से भी और पौराणिक दृष्टि से भी सबका संतुलन बैठाते हुए यह जो इंद्र विजय नामक ग्रंथ है, आज भारत सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु के सिंहासन पर अग्रसर होने के लिए उन्मुख है। वैसी स्थिति में आसपास के देश जो हमारी सीमा में प्रवेश करने के लिए अपना कोई अधिकार जमाते हैं, उन सभी सीमा विवादों को दूर करने के लिए भारतवर्ष का जो है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये जो भाग है, जैसा कि कहा भी ओझा जी ने स्थापित किया गया है कि भारतवर्ष का जो भूगोल है वो भूमंडल का चतुर्थांश है। तो इन दृष्टियों से और आधुनिक नाम के साथ प्राचीन नामों की समता बैठाते हुए, उनका गहन चिंतन करते हुए हम अपने भारतवर्ष के बृहत्तर स्वरूप को स्थापित कर सकते हैं। और फिर जो हमारा यह इंद्र विजय है, हमारा भारत विजय जो है,
वो स्थापित होगा। और कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करना देना चाहता हूं।